हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो मॉक टेस्ट 9 की सोल्यूशन वीडियो है, यानी कि हम इसमें सोल्यूशन देखेंगे कि आपके मॉक टेस्ट 9 से रिलेटेड क्या क्या आंसर्स हैं, उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है। और होप सो आपने मॉक टेस्ट 9 जो है वो अटेम्प्ट कर चुके होंगे और आपके काफी अच्छे जो है प्रोग्रेस रह रही होगी। ओके, हाँ जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी मॉक टेस्ट 9 का, विच इज द आउटरमोस्ट हेलो ऑफ सन। सबसे आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सन, इसको क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सन को कहा जाता है कोरोना। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर हो गया वो आपका हो गया फोटोस्फेयर। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। Which of the following planet of solar system has the longest day? longest day किसका होता है? तो अब देखो, डे किस पे डिपेंड करता है? रोटेशन पे। जिसकी रोटेशन सबसे स्लो होगी उसका डे सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपका वीनस जो है कंपैरेटिवली इसका सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। अब आप सोचोगे कि मैम नहीं, जुपिटर तो बहुत बड़ा है, इसका होना चाहिए, बट नहीं, जुपिटर का ऐसा कुछ नहीं है कि उसका साइज बड़ा है तो उसका डे बड़ा होगा। बट इसमें वही है कि जिस हिसाब से स्पीड रहेगी प्लैनेट की, उसी हिसाब से उसका डे जो है उसका टाइम देखा जाएगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है वीनस का। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। तो इसमें आपके 18 हॉरिजॉन्टल रोज जो है, नहीं, ऐसा नहीं है। पीरियड्स आपके 7 ही है। 7 आपके पीरियड्स हैं, बट वो वर्टिकल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हैं, वर्टिकल आपके कॉलम्स हैं। तो इसमें आपके सॉरी, हाँ, वर्टिकल कॉलम है, बट वर्टिकल कॉलम जो है उनको ग्रुप कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपका 18 कॉलम जो है वो एज अ ग्रुप कहे जाते हैं। पीरियड 7 ही है, तो ये चीज ध्यान देनी है। ओके, नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, एबीसीडी है, एबीसीडी ई है, और इसमें 2, 3, 7, 10 और 30 लिखा गया है, यानी कि 2 इज फॉर हीलियम, ठीक है, ये लिथियम है। 7 आपका नाइट्रोजन है, यस, और 10 आपका नियॉन है, और 30th आपका है जिंक। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये जो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सेम पीरियड में आते हैं। तो आपका लिथियम, नाइट्रोजन और नियॉन, ये तीनों के तीनों सेम पीरियड में आएंगे, जो आपका सेकेंड पीरियड है ना। हीलियम आपके सेकेंड पीरियड में आता है, सॉरी फर्स्ट पीरियड में आता है, और जिंक आपके थर्ड पीरियड में आता है। तो यहाँ पे आपका बी सी डी, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, फोर्थ बोल दिया मैंने, सॉरी, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, अब आपको इसमें से बताना है कि ब्यूटेन का आइसोमर कौन सा है। अब देखो, ब्यूटेन का आइसोमर कहा जाएगा, चलो आप ब्रांचेस लगा लो, है ना, बट उसको साइक्लिक मत बनाओ। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है और सेकेंड भी बिल्कुल करेक्ट है, बट यहाँ पे देखो साइकिल बन गया, तो ये साइक्लोप्रोपेन का आ गया, है ना। ये आपका पूरा का पूरा साइक्लोब्यूटेन बन गया, तो ये आपका ब्यूटेन का आइसोमर नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। साइक्लिक नहीं बनाना है। ओके, नेक्स्ट है कि ये आपके पास रिएक्शन है पर्टिकुलर, ठीक है, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि एल्कलाइन KMnO4 का काम क्या है। तो ये एक्ट करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। चाहे आपके पोटेशियम पर मैंगनेट की बात हो, चाहे आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात हो, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। कैटलिस्ट भी आपको ध्यान देना है, कैटलिस्ट क्या करते हैं। ओके, कौन सा ऑक्साइड बनेगा जब आयरन जो है वो बहुत, मतलब कह सकते हैं कि बहुत देर तक वो स्टीम के साथ रिएक्ट किए जा रहा है, तो क्या चीज बनेगी? तो वहां पे बनेगा आपका Fe3O4। ये ध्यान देंगे, दोनों चीजें नहीं, सिर्फ Fe3O4। स्टीम में क्या आ गया आपका? गैसेस भी आ गए, साथ ही साथ वहां पे वाटर वेपर्स भी आ गए। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। कैल्शियम जो है उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? तो वो कम वायलेंटली रिएक्ट करेगा, धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, और वहां पर हाइड्रोजन की गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे आपका थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है कि ये स्लोली स्लोली उसके साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि वो एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये चीज आप ध्यान देंगे। सोडियम कार्बोनेट आपका कौन सा है? Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दिया तो NaHCO3।
ठीक है, तो ये आपका जो है सोडियम कार्बोनेट, ये एक तरीके का वीक एसिड है बट स्ट्रॉन्ग बेस है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का आपका फॉर्मूला क्या हो गया, Ca3PO4 ट्वाइस। ठीक है, ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट है, जो आपके टूथ इनेमल जो हो गया, दांतों की सबसे हार्डेस्ट लेयर कह सकते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका नेचर किस तरीके का है, तो फॉस्फेट है, इसीलिए यहाँ पर आपका ये बेसिक नेचर जो है वो शो करता है। ठीक है, ओके, होप सो आपने ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा, जिसमें ये कहा गया है कि एबीसी नाम के 3 आपके टेस्ट ट्यूब्स हैं या फिर बीकर्स हैं, बीकर हैं, ठीक है, और जिनमें 25-25 ml जो है पानी डाला गया है, और उनमें क्या क्या ऐड किया गया है, ए में हमने ऐड किया है CuSO4, फिर NaCl ऐड किया है हमने बी में, नहीं सॉरी, NaOH ऐड किया है ए में, बी में हमने एनहाइड्रस जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, CuSO4 ऐड किया है, और NaCl ऐड किया है हमने सी में। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने देखा ए और बी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, और सी का टेम्परेचर क्या हो गया, फॉल हो गया, वो ठंडा हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जिसका टेम्परेचर बढ़ गया है यानी कि वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ए एंड बी आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैड अकर्ड, और सी में क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक, यानी कि उसको हीट रिक्वायर्ड है, जो ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डाइल्यूट फेरस सल्फेट है, ठीक है, ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग, जिसमें आपका एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन है, मतलब कि KMnO4 है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाइट पर्पल कलर जो था ना सॉल्यूशन का, वो धीरे धीरे फेड होने लग गया और आखिर में वो डिसअपियर हो गया। क्या किया गया है, फेरस सल्फेट में पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड किया गया, जिसके बाद जो पर्पल कलर है वो धीरे धीरे फेड होने लग गया। तो इसके लिए, इस ऑब्जर्वेशन के लिए क्या एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे जो KMnO4 है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और उसने क्या किया, FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर दिया, सिंपल। तो ये आपका यहाँ पर ये इसकी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। टू व्हाट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है तो आपका डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मास के प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, या फिर नन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, फ्रीली फॉल हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। अब u आपका मान लो इनिशियल जो है वो 0 है, क्यों, क्योंकि वो फ्रीली फॉल हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी जब वो स्टार्ट हुआ होगा तब वो 0 था। तो यहाँ पे S इज इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर में लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे g के रिस्पेक्ट में तो कुछ नहीं पूछा उन्होंने, बट टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फॉल। ठीक है, ओके। एक मैन है, वॉल को पुश कर रहा है, ठीक है, पर वो उसको मूव नहीं कर पाया, तो इसमें हम क्या कहेंगे, कितना वर्क हुआ, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब आप वर्क कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है मतलब वर्क 0 है, तो वहां पर कोई वर्क नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि आपको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको, उतनी उसमें से हीट प्रोवाइड करने के लिए, हीट उसमें लाने के लिए। तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसका होगा, जिसको हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना, तो वो है आपका वाटर। ठीक है, वाटर का स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होता है, इसको इतना बर्न करने के लिए हमें बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर देना पड़ेगा। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हम किस एस्पेक्ट में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजरली हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या फिर नॉन मेटल्स के लिए देखते हैं कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को देखने के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते हैं। अगर किसी चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब वो उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ओके, एड्रेनलिन जो आपका एड्रेनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, ये हार्मोन, ये क्या करता है, ये आपको स्ट्रेस वाली सिचुएशंस में ये हार्मोन रिलीज होता है, जब आप एंजाइटी में होते हो या फिर आप घबरा रहे होते हो, तब वहां पर आपका ये हार्मोन रिलीज किया जाता है। तो ये हार्ट बीट को भी इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करेगा, और आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट है
कि ये इन तीनों चीजों को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अच्छा, दो न्यूरॉन्स या फिर दो नर्व सेल्स के बीच में जो कनेक्शन है या फिर जो गैप है उसको क्या कहा जाता है? वो आपका कहा जाता है साइनेप्स। एंडिंग जो है उसको एक्सोनल एंड, एक्सोन आपके क्या बिल्कुल प्रेजेंट, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट्स बिल्कुल स्टार्टिंग। ठीक है, तो होप सो आपको नर्व्स का न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो याद होगा। अब इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे आपकी बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। ये सारी चीजें कि इस पर्टिकुलर एनर्जी से इसमें कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे क्या है, कौन सी चीज है, वो पूछी जाती है। ठीक है, ओके। वोल्ट मीटर जस्ट आपको वोल्टेज मेजर करने के लिए, वोल्टेज कितना वेरी कर रहा है, कितना उसमें चेंज आ रहा है, वो देखने के लिए आपका वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया जाता है। हाउ इज एम मीटर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट में आप किस तरीके से उसको एम मीटर को कनेक्ट करोगे? एम मीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। वो सीरीज में अटैच किया जाएगा, रजिस्टर के बिल्कुल सीरीज में रजिस्टर अटैच किया गया, उसके साथ ही आपका एम मीटर अटैच किया जाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर पैरेलल में अटैच किया जाएगा, ये चीज ध्यान देना। हार्मफुल रेडिएशन जो सन एमिट करता है वो है आपकी यूवी रेडिएशन। ठीक है, यूवी रेडिएशन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, नॉट हीट, ठीक है, हीट है ऑन बर्निंग, उसको क्या कहेंगे? वो आपका क्या है? तो ऐसा सब्सटेंस जिसको आप बर्न कर रहे हो और वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे, वो आपका फ्यूल है। ठीक है, किसी भी तरीके का फ्यूल हो सकता है जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपका फ्यूल काउंट किया जाता है। लाइम वाटर, यस, लाइम, लाइम आपका सिर्फ अगर लाइम लिखा जा रहा है तो वो CaO है, लाइम वाटर लिखा जा रहा है तो वो CaOH ट्वाइस है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहा जाता है। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट जो आपके टूथ इनेमल में है, इसका नेचर किस तरीके का होता है? बेसिक नेचर, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, Ca3PO4 ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल? अब देखो, आर्टिस्ट किसे कहा जा रहा है? टीचर को। मटेरियल किसको कहा जा रहा है? प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट्स को। अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स इन हिज स्टूडियो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो टीचर है वो एक तरीके का आर्टिस्ट है जो मटेरियल को किसी भी तरीके, वो जैसे अपने सोच है ना, सोच के थ्रू अपने मटेरियल को इस तरीके से मोल्ड कर सकता है जो भी वो उसका बनाना चाहे, है ना, मतलब कह सकते हैं जो वो बनाना चाहता है वो वैसा बना सकता है। तो ये किसने कहा है? ये क्रो एंड क्रो ने कहा है, जीवी गुड ने, कनिंघम ने या रॉस ने? तो ये कनिंघम ने कहा है, उनकी स्टेटमेंट है। ओके, ओके, कोन ऑफ एक्सपीरियंस कंसेप्ट किसने दिया है? तो कोन ऑफ कंसेप्ट एक्सपीरियंस दिया है एगर डेल ने। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनोवेशन इन साइंस टीचिंग? इनोवेशन इन साइंस टीचिंग कौन सा है? चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल फेयर है, और या फिर चिल्ड्रन साइंस सेमिनार है, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये सारे ही एक तरीके से इनोवेशन की तरह देखे जाते हैं साइंस टीचिंग में। ओके, Dr. Bloom classified cognitive domains in 8 areas. Cognitive domain इन्होंने 8 areas में classify किए हैं. While making curriculum of science, it should keep in mind, मतलब जब भी आप करिकुलम बना रहे हो तो मेनली आपको क्या माइंड में रखना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए? दैट इज टीचर स्टूडेंट टीचिंग मेथड या फिर स्कूल। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस टीचर। क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस टीचर? है यहाँ पे आपका वेल ट्रेन्ड, नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स, या फिर वेल इक्विप्ड इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो साइंस टीचर को इन सब की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। होप सो आपको जो साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 9 है एक्सप्लेन किया गया, आपको समझ में आया होगा और आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी, और आपको ये भी समझ में आएगा कहाँ पे क्या गलती है, किस हिसाब से आपको परफॉर्म करना है सारा। ठीक है, तो होप सो जो 10th
मॉक टेस्ट है वो भी आप अटेम्प्ट करेंगे, पहले अटेम्प्ट करना देन क्लासेस लगाना, मैंने आपको पहले ही बोला है, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे सोल्यूशन वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो जब हम सोल्यूशन वीडियो लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हाँ सारा कुछ ही आता है, सब समझ में आ रहा है, ओके। बट जब आप मॉक टेस्ट देते हो देन आपको रियलाइज होता है कि कहाँ पर आपके कहाँ पे क्या लैक कर रहे हो, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, ओके। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 10 के सोल्यूशन समझेंगे, देखेंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।